हेलो एवरीवन फ्रेंड्स इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भाषा का स्वरूप एवं विकास और हिंदी भाषा का आदिकाल, हिंदी भाषा का मध्यकाल और हिंदी भाषा के आदिकाल और मध्यकाल का स्वरूप कैसा था और इसका विकास कैसे हुआ। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आधुनिक काल और आधुनिक काल का विकास कैसे हुआ, उसका स्वरूप कैसा था और इसके बारे में पूरी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का आधुनिक काल। इसका काल है 1800 ईस्वी से आज तक। ठीक है, हिंदी का जो आधुनिक काल है उसका कालक्रम है 1800 ईस्वी से आज तक। और इसके अंदर गद्य रचनाएं हुई हैं। हिंदी भाषा का आधुनिक काल सर्वाधिक विविधताओं का काल है, यानी कि इसमें बहुत सारी विविधताएं, बहुत ही तरीके की रचना हुई हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं हुई हैं, इसलिए इसको विविधताओं का काल कहते हैं। इसके प्रारंभ में कविता की भाषा तो ब्रज भाषा रही, किंतु नव विकसित गद्य की भाषा खड़ी बोली हो गई। 19वीं शताब्दी में गद्य भाषा खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप हमारे सामने आता है। आगे चलकर यही खड़ी बोली हिंदी का मुख्य शैली बन गई। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक कविता की भाषा भी खड़ी बोली बन गई। खड़ी बोली के क्रमिक विकास को हम निम्न उपशीर्षकों से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा शीर्षक रहेगा नंबर 1 वाला, 19वीं शताब्दी से पूर्व की खड़ी बोली हिंदी की विकास यात्रा, यानी कि 19वीं शताब्दी से पहले खड़ी बोली का कैसा स्वरूप था और इसका विकास कैसे हुआ, उस विकास की यात्रा का हम वर्णन करेंगे। खड़ी बोली दिल्ली मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली और मेरठ के आसपास की। ठीक है, इसका प्राचीनतम प्रयोग कब और किन रचना से प्रारंभ होता है, यह निर्विवाद रूप से कहना असंभव है। फिर भी खड़ी बोली का आरंभिक प्रमाण हिंदवी के रूप में 4वीं शताब्दी के अमीर खुसरो की रचनाओं में देखने को मिलता है। अमीर खुसरो की भाषा का उदाहरण देखिए, ये देखिए अमीर खुसरो जी की रचना, वन में पंछी भये बावरे, ऐसी बीन बजाई सांवरे, ताक ताक की तान निराली, झूम रही सब ब्रज की डाली। ये अपने अमीर खुसरो जी की रचना है। संत कवि कबीर एवं इनकी मंडली के संतों ने एक विशेष रूप वाली खड़ी बोली को अपनाया। भाषा समीक्षकों ने इसकी भाषा को सदुकड़ी नाम दिया। ठीक है, कबीर की भाषा का एक नमूना प्रस्तुत है। कबीर कहता जात हूँ, सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा, नहींतर भला न होई। कबीर का यह दोहा पहली दृष्टि में आधुनिक खड़ी बोली का लगता है। मध्यकालीन महाराष्ट्रीय संतों, ये देखिए मध्यकाल के महाराष्ट्रीय संतों के नाम है नामदेव, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, तुकाराम आदि ने भी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के प्रयोग किए हैं। संत एकनाथ की कविता की पंक्तियां देखिए, ये एकनाथ जी की कविता की पंक्तियां, मस्जिद ही में जो अल्लाह खुदा, तो और स्थान क्या खाली पड़ा। अकबर के समकालीन कवि रहीम जी ने अपनी कविता में संस्कृत और खड़ी बोली के मिश्रण का प्रयोग किया। ये रहीम दास जी की कविता की रचना, इष्टा तत्र विचित्रताम तरुलताम, मैं था गया बाग में। ये रहीम दास जी की रचना है, संस्कृत खड़ी बोली का मिश्रण रूप है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में कविता की भाषा ब्रज भाषा और अवधि होने पर खड़ी बोली बीज रूप में कविता का माध्यम बनी रही थी। रीतिकालीन कविता दरबारी कविता रही है। रीतिकालीन कविता जो है वो दरबारी कविता इसलिए रही है क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार मतलब है ना, जो राजा महाराजा होते थे ना, उनकी जो रानियां होती थी और राजाओं की प्रशंसा और उनकी रानियों की सुंदरता के लिए कविताएं लिखते थे। राजाओं के दरबार में रहकर कविताएं लिखते थे ना, जो कवि उनको दरबारी कवि बोलते थे। इसलिए रीतिकालीन जो कविता थी वो दरबारी कविता रही है। ठीक है, रीतिकालीन कविता की ब्रज भाषा सूरदास और आदि की ब्रज भाषा से
अलग प्रकार की ब्रजभाषा है। ठीक है, रीतिकाल की ब्रजभाषा में दरबारी आग्रह के कारण खड़ी बोली के तत्वों की झलक दिखाई देती है। इस दौर के घनानंदी की विरह लीला और कवि रघुनाथ की इश्क महोत्सव में खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। घनानंद की विरह लीला बहुत फेमस है। घनानंद जी की एक तरीके से बोल सकते हैं, घनानंद जी की जो दोस्त थी सुजान, अम, वो मतलब है ना सुजान, और एक बात थी पुरानी जो मुझे याद आ गई कि घनानंद जी की जो दोस्त थी सुजान, या उसको घनानंद जी की प्रेमिका भी बोल सकते हैं, घनानंद जी की नायिका भी कह सकते हैं। तो घनानंद जी की नायिका और घनानंद जी एक ही राजा के दरबार में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जो घनानंद जी की नायिका थी ना, घनानंद जी की प्रेमिका, वो नृत्यिका थी, नृत्य करती थी दरबार के अंदर। ठीक है, दरबारी नृत्यिका थी, और घनानंद जी जो कविता लिखते थे। तो एक बार क्या होता है कि घनानंद जी की जो प्रेमिका थी सुजान, वो नृत्य कर रही थी। तब घनानंद जी जो है उनकी तरफ पीट करके बैठ गए राजा की तरफ, और सुजान के सामने मुंह करके बैठ गए थे। तो इस बात से ना उनके राजा को बहुत बुरा लगा, और घनानंद जी को दरबार से बाहर निकाल दिया गया। तो घनानंद जी ने इनकी प्रेमिका सुजान को भी बोला कि तू भी चल मेरे साथ, तो सुजान ने मना कर दिया। सुजान ने मना कर दिया था। तो फिर घनानंद जी उसकी विरह में कविताएं लिखते थे। सुजान की विरह में, सुजान से बिछड़ गए थे ना, तो उसके विरह में रचना करते थे। तो इसीलिए घनानंद जी की विरह लीला फेमस है। बहुत पढ़ते हैं पाठक इसको। बहुत ही अच्छी अच्छी तरीके से लिखते थे घनानंद जी, और इंटरेस्टिंग भी है। इसलिए घनानंद जी की विरह लीला और कवि रघुनाथ की इश्क महोत्सव में खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। खड़ी बोलने में गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी के गद्य के रूप में मिलता है। दक्षिणी भारत के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज, घेसुदराज, शाह मीराजी, शम्मुल उशाक, शाह बुरहानुद्दीन जानम, मुल्ला वजही आदि प्रमुख ये इनके मुस्लिम नाम है। इनमें से ख्वाजा बंदे नवाज येसुदराज, इनका काल था 1346 से 1423 ईस्वी, ने दक्षिणी में 3 ग्रंथ लिखे हैं। जो ख्वाजा बंदे नवाज येसुदराज जी है ना, इन्होंने दक्षिणी लैंग्वेज में 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहले का नाम है मिराजुल आशकनी, और इनके दूसरे ग्रंथ का नाम है हिदायतनामा, और तीसरा है रिसाला सेहराबा, या उसको 12 मासा भी बोलते हैं। मिराजुल आशकानी की भाषा का एक उदाहरण देखिए। मिराजुल आशकानी ने इस तरीके से रचना की थी। कौल नबी अलैहि सलाम कहे इंसान के बुझने को 5 तन, हर एक तन को 5 दरवाजे हैं और 5 दरबान हैं। इस भाषा पर फारसी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भी फिर भी दक्षिणी खड़ी बोली के इस प्राचीनतम रूप का विशेष महत्व है। दक्षिणी गद्य में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक खड़ी बोली के विकास को स्पष्ट करने वाली अनेक रचनाएं गद्य में लिखी गई। जैसे इरशादनामा, ये शाहजहां ने लिखा था। इनका काल था 1454 से 1583 ईस्वी। और सरबस ये मुल्ला वजही जी ने लिखा था 1805 से 1660 ईस्वी। रिसाला गफ्तार शाह अमीनुद्दीन आला, इनकी मृत्यु हुई थी 1675 ईस्वी में। इन सभी गद्यकारों का खड़ी बोली गद्य के विकास में बहुत महत्व है। उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है। देखो, उत्तर भारत के अंदर ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, वो अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा रचित है, जिसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रथम रचना है, ठीक है, उत्तर भारत में खड़ी बोली की। इसका रचना काल रहा है 1570 ईस्वी। इसकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों और ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होते हुए भी यह खड़ी बोली के अधिक निकट है। इसकी भाषा का एक नमूना देखिए। इतना सुन के पात शाही जी भी अकबर शाही जी, आज शेर सोना नरहर दास चारण को दिया।
इनके 1.5 शेर सोना हो गया। इस तरीके की इनकी लैंग्वेज थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ की भाषा को शिष्ट समाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहा है। 18वीं शताब्दी में महामहोपाध्याय वररुचि ने पत्र कौमुदी नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें पत्र लेखन के 5 प्रारूप दिए गए हैं। इन पत्रों की भाषा के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि इनकी भाषा हिंदुस्तानी है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली को हिंदुस्तानी के नाम से करा जाने लगा था। शताब्दी के खड़ी बोली गद्य का निखरा हुआ रूप हमें पटियाला निवासी राम प्रसाद निरंजनी के ग्रंथ भाषा योग वशिष्ठ हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ का रचनाकाल 1771 ईस्वी है। इसकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली की बहुलता है। इसकी भाषा का एक उदाहरण देखिए, योग वशिष्ठ जी की, ठीक है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तो वासना रूपी संसार है, उससे तुम मंकी ऋषि के सदृश तर जाओ। राम जी ने पूछा, हे भगवान, मंकी ऋषि का वृत्तांत सुनाओ। उसने महातीक्ष्ण तप किए थे। एक समय मैं आकाश में अपने गृह में था और तुम्हारे पितामह अज ने मेरा आह्वान किया। इस तरीके की उनकी भाषा थी, ठीक है। निरंजनी की भाषा आज की हिंदी गद्य के समान प्रतीत होती है। उनकी जो भाषा थी, जो आज के गद्य लेखकों की भाषा है, उसके समान लगती है निरंजनी की भाषा, ठीक है। पंडित दौलत राम के पद्म पुराण ग्रंथ में भी खड़ी बोली गद्य के नमूने प्राप्त होते हैं। पद्म पुराण की भाषा का एक नमूना उदाहरण बस। पद्म पुराण को इस तरीके से लिखा गया है, देखो। जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र विषय मगध नामा देश अति सुंदर है, जहाँ पुण्यधारी बसे हैं। इंद्रलोक समान सदा भोगोपभोग करे हैं और भूमि विषय साठेन के बाड़े शोभायमान है। पद्म पुराण के इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि इसका गद्य प्रारंभिक स्तर का ही था। राम प्रसाद निरंजनी के गद्य के सामने इसकी भाषा कमजोर है। इस प्रकार हमने देखा कि 19वीं शताब्दी से पूर्व भी दिल्ली मेरठ के क्षेत्र में बोली जाने वाली खड़ी बोली पद्य और गद्य में छिटपुट रूप से प्रयोग होती रही है। डॉक्टर कपिल देव ने खड़ी बोली की प्राचीनता सिद्ध करते हुए लिखा है, खड़ी बोली उतनी ही प्राचीन है जितनी अपभ्रंश से निकली हुई ब्रजभाषा आदि अन्य भाषाएं। अपभ्रंश का काल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक था कि जैन आचार्यों, बौद्ध सिद्धों, नाथपंथी चारण कवियों आदि की रचनाओं को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनमें खड़ी बोली का अस्तित्व बीज रूप में उसी प्रकार का पाया जाता है जिस प्रकार ब्रज, अवधी, पंजाबी आदि अन्य भाषाओं का। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का विकास। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था, ठीक है। अंग्रेजों को अपना शासन सुधारा रूप से चलाने के लिए हिंदुस्तान की भाषा सीखने की आवश्यकता महसूस हुई। अंग्रेजों के सामने हिंदुस्तानी की अरबी फारसी मिश्रित उर्दू शैली के साथ साथ आम जन में प्रयोग होने वाली भाषा भी मौजूद थी। अंग्रेजों ने अपने प्रशासन के लिए जन सामान्य की बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी को अंग्रेजों का समर्थन मिला और धीरे धीरे खड़ी बोली हिंदी के विकास पर पथ पर अग्रसर हुई। इस प्रकार से आगे आगे इसका विकास हुआ। हिंदी के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग करने का श्रेय 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक जॉर्ज गिलक्राइस्ट को जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो कलकत्ता के संस्थापक थे जॉर्ज गिलक्राइस्ट, इन्होंने खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेजों ने इस कॉलेज की स्थापना अपने अधिकारियों को भाषा शिक्षा देने के लिए किया था। अंग्रेजों ने इस कॉलेज की स्थापना क्यों की? क्योंकि उनके अधिकारियों को जो हमारी भाषा थी उसको सिखाने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की थी। खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 अध्यापकों लल्लू लाल और सदल मिश्र का विशेष योगदान है। खड़ी बोली के गद्य विकास का जो फोर्ट विलियम कॉलेज था ना, उसके 2 अध्यापक थे लल्लू लाल और सदल मिश्र, इनका विशेष योगदान है खड़ी बोली के विकास में, ठीक है, खड़ी बोली गद्य के विकास में। इन्हीं के समकालीन मुंशी सदासुख लाल नियाज और ईशा अल्लाह खां भी खड़ी बोली हिंदी के गद्य विकास में याद किए जाते हैं।
लल्लू लाल ने फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए 14 रचनाएं लिखी। लल्लू लाल की सबसे प्रमुख रचना प्रेम सागर है। ठीक है, लल्लू लाल जी की सबसे प्रमुख रचना कौन सी है? प्रेम सागर। और इन्होंने कितनी रचनाएं की थी? टोटल 14 रचनाएं की थी। इराकी भूमिका में खड़ी बोली संज्ञा का प्रयोग किया गया है। यह श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का खड़ी बोली हिंदी में अनुवाद है। प्रेम सागर की भाषा का एक नमूना देखिए, जो लल्लू लाल जी ने लिखा था ना प्रेम सागर, उसकी उनकी लैंग्वेज इस तरीके से थी। हमसे अब तो इस अंध धृतराष्ट्र का दुख सहा नहीं जाता, क्योंकि वह दुर्योधन की पत्ती से चलता है। इन पांचों के मारने के उपाय में दिन रात है, कई देर तो विष घोल दिया, सो मेरे भीमसेन ने पी लिया। इस तरीके से उन्होंने रचनाएं की थी। इसके बाद लल्लू लाल की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। फर्स्ट सबसे प्रमुख रचनाएं थी उनकी प्रेम सागर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने रचनाएं लिखी थी सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, लताएफे हिंदी है। लल्लू लाल की भाषा में अरबी फारसी तथा ब्रज भाषा के शब्दों का और रूपों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के दूसरे अध्यापक जो सदल मिश्र थे ना, उन्होंने अपने प्रमुख ग्रंथ नासिकेतोपाख्यान की रचना 1803 ईस्वी में की थी। सदल मिश्र जी की रचनाएं हैं। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान, इसका काल है 1803 ईस्वी। इसकी कथा का आधार कठोपनिषद है। इनके दूसरे ग्रंथ रामचरित्र 1805 का आधार अध्यात्म रामायण है। यानी कि आधार मतलब इनसे ही इन्होंने संकलित किए हैं इन रचनाओं को। नासिकेतोपाख्यान की भाषा का एक नमूना देखिए। रानी बोली, महाराज बड़ा अद्भुत वृत्तांत है। आपकी कन्या की बिना पुरुष संसर्ग के गर्भ भया है, सो यह कुल को दूषण देने हारा और कीर्ति को नाश करने हारा है। यह सुनी राजा क्षण भर तो चुप रहे, पीछे क्रोधित हो बोले, अरे पापिनी, तूने यह क्या किया? किस्सा कह वन में छोड़ आने की आज्ञा दी। ठीक है, ये इस तरीके की लैंग्वेज थी इनकी नासिकेतोपाख्यान की, जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाता है हमको। ठीक है, सदल मिश्र की खड़ी बोली में भी ब्रज, अवधी, भोजपुरी का मिश्रण दिखाई देता है। उनकी भाषा सहज है, इसमें कृत्रिमता का अभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदासुख लाल ने खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इनकी रचनाओं में आम जनता की बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। इनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ सुख सागर है, जो विष्णु पुराण को आधार बनाकर लिखा गया है। इनकी भाषा के उदाहरण देखिए। इससे जाना गया कि संसार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष के चांडाल से ब्राह्मण हुए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो वह तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य हो उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला। ठीक है, ये इस तरीके की रचना उनकी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा शैली के विषय में लिखा है। उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांत में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले जवान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। उर्दू के शायर इंशा अल्लाह खां खड़ी बोली की साहित्यिक प्रतिष्ठा में योगदान देने वाले एक प्रमुख लेखक हैं। इन्होंने शुद्ध हिंदवी में उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी 1803 की रचना है। ठीक है, 1803 ईस्वी की। इनकी इस रचना को समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम कहानी घोषित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो समीक्षक थे ना हिंदी के, उन्होंने प्रथम कहानी घोषित की थी रानी केतकी की कहानी को। ठीक है, इनकी भाषा में फारसी का प्रभाव दिखाई देता है। भाषा को आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों का खूब प्रयोग मिलता है। इनकी यह रचना विशुद्ध कलात्मक रचना है। इसकी भाषा का उदाहरण देखिए। इनकी भाषा किस तरीके की थी हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। अभी तुम अल्हड़ हो,
तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढुलाव देखूंगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मरा जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुचंदर का भूत अवधूत दे गया है, हाथ मुकरवा कर छिनवा लूंगी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में इन चारों लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को विकसित किया। उसके बाद देखो खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में ईसाई पादरियों का क्या योगदान था। ईसाइयों का क्या योगदान था उसको हम पढ़ेंगे। खड़ी बोली गद्य के विकास में ईसाई पादरियों ने जाने अनजाने में बहुत योगदान दिया। इन्होंने भारतीयों में धर्म प्रचार के लिए बाइबिल का हिंदी अनुवाद करवाकर वितरित किया। 1801 ईस्वी में विलियम केरे ने सबसे पहले न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद प्रकाशित करवाया। 1854 ईस्वी में हिस्ट्री ऑफ बाइबिल का अनुवाद खड़ी बोली में किया गया। इनके अलावा कई छोटी छोटी पुस्तिकाएं समय समय पर अनुवाद करके भारतीयों को ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाया। ईसाई पादरियों ने प्रेस स्थापित किया जिसमें धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद, व्याख्यान, लेख तथा पाद्य पुस्तकें खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित की गई, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। ईसाई मिशनरियों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए स्कूल भी खोले। इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए विविध विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया। इन पुस्तकों को लिखने के लिए कलकत्ता एवं आगरा के स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना की गई, जिसके द्वारा विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकें तैयार की गई। ईसाई पादरियों ने पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में भारतीय लेखकों का सहयोग लिया तथा उन्हें गद्य लेखन के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इस प्रकार से जो कार्य ईसाइयों ने अपने हित के लिए किया उससे खड़ी बोली गद्य का बहुत हित हुआ। ईसाइयों ने तो इस उद्देश्य से मतलब खुद के हित के लिए उन्होंने रचनाएं की थी, लेकिन अपने खड़ी बोली गद्य का विकास ही साथ ही साथ हो गया। साहित्य की दृष्टि से इनका गद्य भले ही उत्कृष्ट न हो, पर भाषा विकास और प्रचार की दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। देखिए, साहित्य को उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से नहीं लिखा, लेकिन जो भाषा का विकास हुआ है वो तो हुआ है। इनके द्वारा अनुदित न्यू टेस्टामेंट के गद्य का एक उदाहरण देखिए। है तुम सब जो परिश्रम करते हो और बोझ वाले होते हो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सुस्ता लूंगा। अपने यों पर मेरा जुआ लेवो और मुझसे सीखो, जिसमें मैं नरम और मन में लघु हूँ और अपने जीवन से विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा भार हल्का है। इस तरीके की रचनाएं जो की है इन्होंने ईसाइयों ने। ठीक है, ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रेस छापाखाना का आविष्कार तो खड़ी बोली हिंदी गद्य के लिए वरदान साबित हुआ। ईसाइयों ने ये इसकी स्थापना की थी। ठीक है, प्रेस और छापाखाना की, इसके साथ ही गद्य के विकास के लिए ये वरदान साबित हुआ था प्रेस छापाखाना। ठीक है, प्रेस की सुविधा प्राप्त होने से अनेक भारतीय गद्य लेखकों ने अपनी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ कर खड़ी बोली हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। अब देखो, 19वीं शताब्दी के अंदर खड़ी बोली के अंदर पत्र पत्रिकाओं का क्या महत्व है। पत्र पत्रिकाओं की वजह से किस तरीके से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड का प्रकाशन कानपुर से सन 1826 ईस्वी में प्रारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंडित युगल किशोर शुक्ल ने हिंदी की प्रथम पत्रिका, ठीक है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है, उदंत मार्तंड, इसका प्रकाशन किया था कानपुर से और इसको किया था सन 1826 ईस्वी में। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के क्षेत्र में यह एक नए युग का शुभारंभ था। यह पत्रिका साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होती थी। इसमें विभिन्न विषयों सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि से संबंधित आलेख प्रकाशित होते थे। दुर्भाग्य से यह पत्रिका 1 वर्ष के बाद ही बंद हो गई। इसके बाद अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। इनमें बंगदूत राजा राम मोहन राय इन्होंने प्रकाशित की थी 9 मई 1829 में। प्रजा मित्र 1864 ईस्वी, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद
1845 ईस्वी सुधाकर तारा मोहन मिश्र, 1850 ईस्वी बुद्धि प्रकाश मुंशी सदासुख लाल, 1852 ईस्वी। इनके अलावा भी खड़ी बोली हिंदी में प्रकाशित होने वाले पत्रों में विद्या दर्शन, धर्म प्रकाश, ज्ञान दीपिका, वृत्तांत दर्पण, भारत खंड अमृत, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका आदि। 1884 ईस्वी में प्रकाशित समाचार शुद्धवर्षण पत्र की कुछ पंक्तियां लिखी। जो शुद्धवर्षण पत्र था ना, इसकी भाषा हम पढ़ेंगे। यदि सत्य हम लोग अपनी आंखों से प्रत्यक्ष महाजनों की कोठी में देखते हैं कि एक की लिखी हुई चिट्ठी दूसरा जल्दी बांध सकता नहीं, इस तरीके से उन्होंने लिखा था। इन सभी पत्र पत्रिकाओं में खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रयोग होता था। इन्होंने हिंदी लेखकों को विविध विषयों पर गद्य लेखन के लिए प्रोत्साहित कर हिंदी भाषा को विकसित किया। हिंदी उर्दू संघर्ष, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो गया। अपना शासन चलाने के लिए कर्मचारियों की जरूरत महसूस हुई। तब उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी पद्धति से शिक्षित करना शुरू किया। लॉर्ड मैकाले 1935 ईस्वी के नेतृत्व में सारे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के स्कूल खोले गए। ठीक है, लॉर्ड मैकाले के इस कदम से अंग्रेजों को दोहरा फायदा हुआ। एक तो उन्हें कंपनी के शासन संचालन के लिए कार्मिक प्राप्त हुए, दूसरा वे अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों को नौकरियों का लालच देकर ईसाई धर्म की ओर आकर्षित करने लगे। भारत जैसे विशाल देश का शासन केवल अंग्रेजी की शिक्षा से नहीं चलाया जा सकता था, क्योंकि यहाँ की बहुसंख्यक जनता तो स्थानीय भाषा ही समझती थी। अतः अंग्रेजों ने हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाना चाहा। उनके इस कदम पर सर सैयद अहमद खां द्वारा विरोध करने पर अंग्रेजों को अपना विचार स्थगित करना पड़ा। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे ना, तो सर सैयद अहमद खान ने विरोध किया था। खड़ी बोली को स्कूलों में अनिवार्य करना चाह रहे थे अंग्रेज, तो इस बात का सर सैयद अहमद खान जी ने विरोध किया था। तो इसलिए फिर अंग्रेजों को ये विचार स्थगित करना पड़ा। मुसलमानों के प्रतिनिधि द्वारा खड़ी बोली हिंदी का विरोध करने से अंग्रेजों को एक कूटनीतिक सूत्र मिल गया। ठीक है, यहीं से उनको एक कूटनीतिक सूत्र मिल गया। इस सूत्र से वे हिंदू और मुसलमानों को आपस में उलझाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे। देखो, खड़ी बोली सिखाने के लिए खड़ी बोली को स्कूल में अनिवार्य करना चाह रहे थे अंग्रेज। तो इसके लिए जो ये मुस्लिम थे ना, ईसाई ईसाई सर सैयद अहमद खान, इन्होंने विरोध किया था। तो इस बात से इनको अंग्रेजों को एक बात उनके मन में आ गई थी कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है, और जिसको कूटनीतिक सूत्र कहा गया। और इस सूत्र से वे जो अंग्रेज है ना, हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते थे, आपस में उलझा देते थे उनको। और जब हिंदू और मुसलमान आपस में उलझे रहते तो अंग्रेज अपना स्वार्थ साधने में लग जाते। ठीक है, अंग्रेजों का स्वार्थ पूरा होने लग गया। अंग्रेजों ने अपने इसी चाल के तहत उर्दू को अदालतों की भाषा घोषित कर दिया। अब नौकरियां प्राप्त करने के लिए उर्दू और फारसी का शिक्षण अनिवार्य हो गया। उर्दू के मुकाबले हिंदी केवल बोलचाल की भाषा मात्र रह गई। अंग्रेज उर्दू को विशेष प्रोत्साहन देते रहे। हिंदी उर्दू का यह संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष को समाप्त करने का प्रयास राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो राजा थे शिव प्रसाद सितारे हिंद जी, इन्होंने हिंदी उर्दू का जो संघर्ष चल रहा था, इसको समाप्त करने का सबसे पहले प्रयास किया। 1700 ईस्वी में वली दक्कनी जब दक्षिणी भारत से दिल्ली आए, तो उन्होंने यहाँ आकर एक भाषा का प्रचलन किया, जिसका नाम उन्होंने रेख्ता दिया। ठीक है, इसका रेख्ता का अर्थ होता था छितराया हुआ। रेख्ता का अर्थ क्या होता है? छितराया हुआ। यानी कि जिस भाषा में अरबी फारसी के शब्द छितराए हुए मिलते हैं, वही भाषा रेख्ता कहलाई। वली दक्कनी की यह भाषा काफी लोकप्रिय साबित हुई, क्योंकि इसे शासन तंत्र से जुड़े फारसी बोलने वाले मुसलमान भी समझते थे और जन सामान्य भी इसका देशी ढांचा होने के कारण समझता था। धीरे धीरे इस रेख्ता में अरबी फारसी के शब्दों की संख्या बढ़ती चली गई और
यह उस समय प्रचलित देशी भाषा रूप से अलग हटकर एक नई भाषा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। भाषा के इसी रूप को उर्दू कहा गया। हिंदी उर्दू संघर्ष को सूक्ष्मता से देखने पर हमें लगता है यह संघर्ष भाषाई न होकर सांप्रदायिक अधिक था। सांप्रदायिक तो था, हिंदू मुस्लिम संघर्ष ज्यादा था। दोनों भाषाओं की प्रकृति का परीक्षण करने पर पाते हैं कि हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियां मात्र हैं। एक में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है तो दूसरे में अरबी फारसी के शब्दों की। एक समुदाय के लोग एक शैली से अपनी सामाजिक पहचान को निर्धारित करते हैं तो दूसरा समुदाय दूसरी शैली का पक्षधर है। लेखन के स्तर पर अवश्य दोनों शैलियों में अंतर है। हिंदी नागरी लिपि में लिखी जाती है तो उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक है, हिंदी जो अपनी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है तो उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। संरचना के स्तर पर दोनों भाषाएं समान हैं। राजा शिव प्रसाद सितार हिंद इस समय हिंदी उर्दू के समन्वयकारी लेखक के रूप में सामने आए। दोनों में समन्वय स्थापित करवाया राजा सितार हिंद जी थे ना। 1856 ईस्वी में आप इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर नियुक्त हुए। हिंदी के समर्थन में अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए आपने बनारस अखबार नामक हिंदी पत्र भी निकाला। राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद के बारे में पढ़ रहे हैं। राजा शिव प्रसाद सितारा हिंद ने तथा इनकी मित्र मंडली ने लोगों को बोलचाल की हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। इसमें अरबी फारसी शब्दों की अधिकता थी जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता था। लोगों ने इनको अंग्रेजी का पिट्ठू मानकर इनका विरोध किया। इनके विरोध में इनके विभागीय साथी वीरेश्वर चक्रवर्ती ने भी इनकी अरबी फारसी मिश्रित हिंदी का विरोध किया। शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखित हिंदी का एक नमूना देखिए। जो राजा थे ना शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनकी लिखी हुई ये है रचना। यहाँ जो नया पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के एहतिमाम और धर्मात्माओं की मदद से बनता है, इसका हल कई दफा जाहिर हो चुका है। इस तरीके की रचना इनकी थी। शिव प्रसाद सितारे हिंद की इस शैली का विरोध करने के लिए बाबू तारा मोहन मिश्र ने अपने साथियों के साथ काशी से सुधाकर नामक शुद्ध हिंदी का पत्र निकाला। मुंशी सदाशिव लाल ने 1852 में आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक पत्र निकालकर खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इसी समय शिव प्रसाद सितारे हिंद की अरबी फारसी मिश्रित शैली के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह ने अरबी फारसी के शब्दों से मुक्त हिंदी भाषा का समर्थन किया। राजा लक्ष्मण सिंह की मान्यता थी कि अरबी फारसी के शब्दों के बिना भी हिंदी गद्य लिखा जा सकता है। इन्होंने अरबी फारसी के शब्दों के स्थान पर संस्कृत के तत्सम शब्दों के व्यवहार पर जोर दिया। अपनी गद्य रचनाओं में इन्होंने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया। अपने पत्र प्रजा हितैषी के माध्यम से लोगों को शुद्ध भाषा संस्कृत शब्दावली युक्त लिखने के लिए प्रेरित किया। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का एक नमूना देखिए। महात्मा, तुम्हारे मधुर वचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछना चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो। इस तरीके की उनकी रचना थी। इनकी यह भाषा जन भाषा से अलग एक कठिन भाषा थी जो लेखन तक ही सीमित रही, बोलचाल में प्रयोग नहीं हो सकी। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश का हिंदी अनुवाद भी किया। ठीक है, जो राजा थे ना लक्ष्मण सिंह, इन्होंने कालिदास की जो रचनाएं थी अभिज्ञान शकुंतल, मेघदूत और रघुवंश, ठीक है, इनका हिंदी अनुवाद भी किया था। इन्होंने किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। रघुवंश के हिंदी अनुवाद की भूमिका में हिंदी उर्दू के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए वे लिखते हैं, हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी फारसी के शब्दों के बहाने हिंदी न बोली जाए और न हम उस भाषा को हिंदी कहते हैं जिसमें अरबी फारसी के शब्द भरे हों। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी उर्दू संघर्ष में खड़ी बोली ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी की दोनों शैलियों के पक्षधर राजा द्वय की शैलियां आगे चलकर 20वीं शताब्दी में समानांतर रूप से हिंदी में विकसित हुए। द्विवेदी युग में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की शैली का प्रतिनिधित्व मुंशी प्रेमचंद ने किया। राजा लक्ष्मण सिंह की शैली को आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी और इनके परवर्ती गद्य लेखकों ने अपनाया। ठीक है,
अब इसके बाद आता है भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी का गद्य का आरंभ। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आपके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।